डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड 2024 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का ये जो पेपर हुआ है, आइए इस पेपर को समझ लीजिए। 347 जीसी कोड है और इसके पूरे क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, क्या आंसर बन रहा था। हर प्रश्न का पूर्णांक 70 अंक का समय 3 घंटा 15 मिनट। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन देखिए, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, परासरण दाब है, हिमांक में अवनमन ये भी है, वाष्प दाब में अवनमन ये भी है, लेकिन ये पृष्ठ तनाव ये अणुसंख्यक गुणधर्म में नहीं आता है। थर्ड वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ख का देखिए, तीन धातु के धनायनों XYZ के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव देखिए 0.52 वोल्ट, -3.03 वोल्ट, -1.18 वोल्ट है। धातुओं के बढ़ते हुए अपचयन क्षमता के क्रम में रखना है। देखिए, जो जितना अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं धातु, वह उतना ही उनकी अपचयन क्षमता अधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वायु वाला है। इसके बाद ये है, तो सबसे स्ट्रांग वाई होगा, उससे देखिए फिर यहाँ पे सबसे स्ट्रांग वाई, उससे थोड़ा सा कम जेड और सबसे कम ये एक्स वाला होगा, यानी सेकेंड वाला विकल्प यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, वाई जेड और एक्स। प्रश्न तीसरा ग का देखिए, पहले का ग, प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। देखिए, जो प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग होता है उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। मोल पर लीटर सांद्रता पूरे के घाते 1 - n से लगाते हैं, यानी कि वैल्यू 1 रख करके जब सॉल्व करेंगे तो पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। पहला वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। और आगे देखिए, यहाँ पर देखिए टेट्रासाइनो कापर थर्ड आयन में कापर का समन्वय संख्या पूछ रहा है। समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो इसमें कापर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर क्या होगा। कापर से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या या ऋणायनों की, धनायनों की, जो भी है, तो कापर जो केंद्रीय धातु है इससे साइनो जुड़ा हुआ है, साइनो कैट हुआ है 4 है, तो इसकी समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 ही होगा। तो ये फोर्थ वाला विकल्प आपका राइट हो जाता। आगे देखिए, जब यहाँ पे एल्किल हैलाइड का सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया बताया जा रहा है, तो ये एल्किल हैलाइड और सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया किसके अंतर्गत है, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो बड़े हाइलाइड होते हैं वो छोटे हाइलाइडों को रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो आई बड़ा हाइलाइड होगा और जो होगा छोटा हाइलाइड, ये फिंकलस्टाइन। अब चौथा का देखिए, RnH2 तथा HNO2 की अभिक्रिया से क्या बनता है। जब दोनों की हम अभिक्रिया कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा। ये सेकेंड वाला आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या दूसरा, मोल प्रभाज या मोल अंश इसी को बोलते हैं, उदाहरण द्वारा समझाना। देखिए, मोल प्रभाज क्या होता है। क्या होता है कि जब कोई विलयन होता है तो विलयन में एक विलेय होगा, दूसरा विलायक, तो विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, दोनों का अनुपात हम मोल प्रभाज की को व्यक्त किया जाता है। मोल प्रभाज की गणना हम कर लेते हैं, चाहे विलेय का अथवा विलायक का। दूसरा देखिए, अभिक्रिया ये जो दे रखा है, इस अभिक्रिया में E0 सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू पूछ रहा है। E0 सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव की। अब ये जो रिएक्शन हम देख पा रहे हैं, इस रिएक्शन में ये देखिए इसकी आयन कितना है, 4 पॉजिटिव से ये बनता हुआ नजर आ रहा है 3 पॉजिटिव, यानी यहाँ पे देखिए ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, अतः यह कैथोड अपक्रिया होगा। और CO ये देख रहे हैं सॉलिड स्टेज से पॉजिटिव में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन अपक्रिया होगी, एनोड कहेंगे इसको, एनोड बोलेंगे। तो ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। अब इसके लिए हम वो जो फार्मूला है अप्लाई करते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, तो ये सूत्र लगा करके हम जब कैलकुलेट करते हैं तो 2.17 वोल्ट इसकी वैल्यू आती है।
अब ये देखिए पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या डिफरेंस अंतर पूछ रहा है। तो अभिक्रिया की जो आणविकता होती है सदैव पूर्णांक में होती है आणविकता, जबकि कोटि क्या होती है, ये भिन्न में भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं होती, जबकि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, शून्य भी हो जाएगा। और क्या होता है कि जो आणविकता होती है इसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को बोलते हैं, और कोटि क्या होती है, अभिकारक की सांद्रता के घातांकों के योगफल को अभिक्रिया की क्या बोलते हैं, कोटि कहा जाता है। यही दोनों में डिफरेंस है। अगला देखिए क्वेश्चन, अंतः संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है। देखिए एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है, और एफ ब्लॉक के तत्वों में दो प्रकार की श्रेणियां होती है, 4F और 5F की श्रेणी होती है, जिनमें 14 तत्व होते हैं। आवर्त सारणी से आप देखेंगे नीचे दो श्रेणियां होती हैं, जिसको पहले वाली श्रेणी को हम लोग लैंथेनाइड श्रेणी बोलते हैं, दूसरे को एक्टिनाइड, और दोनों में 14 तत्व रखे गए हैं। और इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे तो N-2 कोष्टक बंद करेंगे, F के पावर 1 to 14 इलेक्ट्रॉन, N-1 D 0 to 10 NS2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है। प्रश्न संख्या तीसरा का क यह पूछ रहा था, एक उदाहरण द्वारा प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN, प्रभावी परमाणु क्रमांक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं, को स्पष्ट करना था। देखिए किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक जो होती है ना, उसमें एक केंद्रीय धातु होता है। केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वह जो केंद्रीय धातु का परमाणु होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध से बनने वाले समस्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक बोला जाता है। प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक का कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं, परमाणु जो EAN होता है, टोटल परमाणु संख्या निकालेंगे। परमाणु संख्या किसका निकालेंगे, केंद्रीय धातु का। केंद्रीय धातु की कुल परमाणु संख्या, जैसे आयरन है, यहाँ पे लोहा है, आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है, माइनस आयन से बनने वाले लुप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माने इस केंद्रीय धातु की ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, लुप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस लिगेंडों द्वारा प्राप्त दाता परमाणु की संख्या, ये दोनों को योग करते हैं। तो देखिए आयरन का क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकाल लेंगे। पोटेशियम का 1 होता है, 1 में 4 का गुणा करेंगे, प्लस आयरन का x मानेंगे, प्लस 1 गुणिते यहाँ पे साइनाइड का -1 होता है, तो यहाँ -1 गुणिते 6 करेंगे। टोटल जब पक्षांतर करेंगे तो आयरन x की वैल्यू +2 आएगी। ठीक है, अब चूंकि CN जो है ना द्विदंतुर लिगेंड माना जाता है, तो द्विदंतुर यानी कि 2 गुणिते, चूंकि 6 है तो 6 का गुणा करेंगे तो टोटल 12 आएगा। तो इसमें जब हम रखेंगे 26 माइनस आयन में बनने वाले लुप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैंने आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लस ये करेंगे दंतुर इलेक्ट्रॉन यानी साइनो का, टोटल 12 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। ये एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। अब देखिए प्रश्न ख तीसरा का, मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक फिनाल क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए मोनोहाइड्रिक फिनाल क्या होता है, जब फिनाल में एक OH परमाणु अटैच होता है मोनोहाइड्रिक बोलते हैं, 2 अटैच होगा तो उसको डाईहाइड्रिक बोलते हैं, 3 अटैच होगा तो उसको ट्राईहाइड्रिक बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बना रखा है मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक फिनाल, यानी कि ये जो बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन में 1 OH लगाइए मोनो, 2 OH लगाइए डाई और 3 OH लगाएंगे तो ट्राईहाइड्रिक फिनाल बनेगा। ग का देखिए पूछ रहा था एल्कोहल और फिनाल की जल में सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, विलेयता पूछ रहा है। देखिए एल्कोहल जो होता है ना, जल में इसकी विलेयता तो उच्च होती है, लेकिन एल्कोहल से यदि कोई एल्किल परमाणु जुड़े होते हैं, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन बढ़ते जाते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है वाटर में। उसी प्रकार से फिनाल की भी होती है, फिनाल भी जल में कम विलेय होता है, फिनाल जल में कम विलेय होता है, परंतु कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, विलेय होता है। अगला एंजाइम को परिभाषित कीजिए, इसकी मैकेनिज्म पूछ रहा है। एंजाइम देखिए जीवधारियों के शरीर में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन है, अवशोषण है, ये सब, तो ये क्या होते हैं कि कुछ जैव उत्प्रेरक जो होते हैं ना, जैव उत्प्रेरकों के द्वारा ये जो रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है, इसी को हम लोग एंजाइम बोलते हैं। सूक्ष्म मात्रा इसकी होती है, जैसे एंजाइम है, जैसे मल्टेज एंजाइम है, लाइपेज है, तो इनकी जो क्रिया विधि है, मैकेनिज्म है, एंजाइम जो होते हैं ना, उसकी सूक्ष्म मात्रा ही काफ़ी माने अभिक्रिया को प्रभावित कर देती है, जो कि एक रासायनिक उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है, और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसके परिमाण को थोड़ा कम कर देता है।
प्रश्न 4 देखें, हैलो एल्केनो में 4 का क, हैलो एल्केनो में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया की क्रिया विधि को उदाहरण द्वारा समझाना है। देखिए जो हैलो एल्केन होते हैं, हैलो एल्केन माने हैलो एरीन की बात कर रहा है, तो ये जो हैलो एल्केन होते हैं, एरीन बोले, तो अब चूंकि इस क्वेश्चन में हमें हैलो एल्केन से ही समझाना है, तो कोई जैसे हम हैलो एल्केन लेते हैं तो हैलो एल्केन क्या करता है, ये 2 भाग में टूटेगा, एक पर पॉजिटिव का साइन जाएगा, दूसरे पर नेगेटिव का साइन। जैसे यहाँ पे देखें एल्किल हैलाइड हमने लिया हैलो एल्केन। अब यह जो हैलो एल्केन है एल्किल हैलाइड, जब टूटेगा तो R पर पॉजिटिव का साइन जाएगा एल्केन पर, और हैलाइड पे नेगेटिव का साइन आएगा। तो ये पॉजिटिव का साइन माने इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, हैलाइड माने इसको इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या होगा, जब हम लोग एल्किल हैलाइड का जलीय अपघटन कराते हैं जिसमें HOH होता है, तो OH पार्टिव इसका क्या होता है, निगेटिव भाग हो जाता है। और OH निगेटिव ये दर्शाता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है, माने आप नाभिक रागी हैं। नाभिक रागी का मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन है और ये जो एल्किल परमाणु है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो OH नाभिक रागी की तरह का कार्य करता है और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों जुड़ करके क्या बनाते हैं, एल्कोहल बना लेंगे, ROH। अगला क्वेश्चन देखिए, ख का चौथा ख, क्लोरोबेंजीन के हैलोजन नाइट्रीकरण फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए। क्लोरोबेंजीन में जब हैलोजन माने हैलोजन की अपक्रिया कराते हैं निर्जल AlCl3 के प्रेजेंटेशन में, तो वहाँ पे हम लोगों को 2 प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, जो कि कम मात्रा में होता है। तो देखिए ये हैलोजन को हमने बताया है, अब इसकी मात्रा डबल कर देंगे जस्ट इस पर, जब Cl2 की क्रिया कराएंगे क्लोरोबेंजीन पे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये 2 टाइप में बनेगा, ये जो है ना मुख्य रूप में बनता है जो पैरा पोजीशन पर होगा, और यहाँ पे जो आर्थो पोजीशन पर रहेगा थोड़ा सा कम मात्रा में बनेगा। और वही जब नाइट्रीकरण कराएंगे, नाइट्रीकरण का मतलब कि क्लोरोबेंजीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 की क्रिया कराएंगे, तो यहाँ भी 2 प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, 1 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा। वहीं जब फ्रीडल क्राफ्ट की अपक्रिया कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन पर एल्किल हैलाइड का निर्जल AlCl3 के प्रेजेंटेशन में अपक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन अल्प मात्रा में और 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन मुख्य रूप में प्राप्त हो जाते हैं। ग का देखिए पूछ रहा था, गिरगिनार्ड अपकर्मक की सहायता से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण देना है। तो देखिए प्राथमिक एल्कोहल हम कैसे बना लेंगे, जब हम मेथेनॉल पर गिरगिनार्ड रिएजेंट जो RMgX होता है उसकी क्रिया कराएंगे, फिर जब एल्डिहाइड पर गिरगिनार्ड अपकर्मक की क्रिया कराएंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होगा। कीटोन यानी एसीटोन पर कराएंगे तो टर्शियरी एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन हमने लिखा है, जब मेथेनॉल पर RMgX की क्रिया कराएंगे गिरगिनार्ड अपकर्मक का, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर RCH2OMgX प्राप्त होगा। RCH2 यहाँ पर देखना ना HH2 है, RCH2O तो लगा ही, OMgX प्राप्त होगा। अब इस पर हम क्या करेंगे, अब इसी प्रोडक्ट पे HOH जल अपघटन कराएंगे, HOH से क्रिया कराएंगे, तो HOH से जैसे ही क्रिया कराते हैं फिर से हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, RCH2OH, RCH2O इसमें का H जोड़ दीजिए, OH प्लस MgOHX ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। वहीं जब एल्डिहाइड पर R-MgX यानी गिरगिनार्ड रिएजेंट की अपक्रिया करते हैं तो हमें देखिए टर्शियरी यानी सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है, 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पे R लग गया, यहाँ पे R है। 2 डिग्री एल्कोहल किसे कहते हैं, OH समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अपने आसपास यदि किसी एक एल्किल परमाणु से जुड़ा होता है तो 1 डिग्री बोलते हैं। 2 एल्किल परमाणु से 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, और वहीं 3 कार्बन परमाणु या एल्किल समूह से जुड़ा है तो 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त कर लिया गया है यहाँ एसीटोन से, RCOR से। इसको हम कीटोन कहते हैं। घ का है देखिए, एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करने हेतु 2 रासायनिक परीक्षण और रासायनिक इक्वेशन देना है। तो एल्डिहाइड और कीटोन ये क्या करते हैं, एल्डिहाइड जो है ना ये टालेन टेस्ट भी देता है और फेलिंग टेस्ट भी देता है, लेकिन जो कीटोन होता है वो टालेन टेस्ट न तो फेलिंग टेस्ट कोई नहीं देता। तो एल्डिहाइड क्या करता है, एल्डिहाइड जो RCHO होता है, जो हमारा टालेन अभिकर्मक Ag2O होता है उसकी क्रिया कराते हैं तो
कार्बोक्जिलिक अम्ल प्राप्त होता है तथा रजत दर्पण में यह अपचयित हो जाता है, परंतु यह कीटोन के साथ अपक्रिया लागू नहीं होती। यानी एल्डिहाइड जो है रजत दर्पण में अपचयित हो जाता है, टालन टेस्ट देता है लेकिन कीटोन नहीं दे पाता। उसी तरह से एल्डिहाइड फेहलिंग विलयन कॉपर हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। साथ ही साथ ये जो कीटोन होता है कीटोन फेहलिंग टेस्ट नहीं देता है। अब क्वेश्चन 5 देखिए, 5 ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है। 0.1 मोल पर लीटर KOH विलयन से भरे एक 1000 सेंटीमीटर लंबाई वाले 0.5 सेमी त्रिज्या के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध R इतना ओम दिया है। विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करनी है, मोलर कंडक्टिविटी। तो इसके लिए क्या करेंगे, वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेल का स्थिरांक, फिर सेल की प्रतिरोधकता, फिर सेल की चालकता ज्ञात करने के बाद ही हम मोलर चालकता निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए जो वैल्यू दिया है वो लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, KOH की सांद्रता दे दिया, प्रतिरोध भी दे रखा है और स्तंभ की लंबाई भी दे रखा है, स्तंभ की त्रिज्या 0.5 उसमें दे रखा है और परिच्छेद का जो क्षेत्रफल होता है नीचे वाला πr², इसकी मदद पाई 3.14 वैल्यू होती है, R की वैल्यू दे ही रखा है, 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। अब सेल स्थिरांक G* की वैल्यू L/A से निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेल की प्रतिरोधकता जो रो होती है, रो बराबर R/G* होता है। R क्या है, प्रतिरोध होता है। इसमें जब हम मान हल करके रखते हैं तो ये वैल्यू आती है 3.925 ओम सेंटीमीटर। इसके बाद चालकता K से व्यक्त करते हैं, कप्पा K = 1/ρ। अब इस फार्मूले की सहायता से हम चालकता निकालते हैं, चालकता बराबर 1/ρ। अब यहाँ से हम प्रतिरोधकता R की वैल्यू निकाल रखे हैं, 1/3.9285 में भाग देंगे, इतना पर सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद मोलर चालकता फाइनली निकाल लेंगे। मोलर चालकता क्या होता है, K × 1000, यानी चालकता बराबर 1000 बटे मोलारिटी, उसकी सांद्रता पूछ रहा है। तो इसमें जब वैल्यू हम रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखिए 2540 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5वां का ख देखिए, यहाँ पे किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन और 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक अलग अलग दे रखा है। एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा EA की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू हम लिखते हैं। इसके बाद वो जो इक्वेशन होता है एक्टिवेशन एनर्जी का log K2/K1 का मान रखते हैं। तो T1 की वैल्यू और T1 के बाद K1 की वैल्यू, फिर T2 की वैल्यू दे रखा है, K2 की वैल्यू दे रखा है। फार्मूला log K2/K1 लगाएंगे बराबर EA बटे 2.303 R कोष्टक में 1/T1 - 1/T2। ये इक्वेशन है, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूला में सिंपली हम मान रख दे रहे हैं। K2 और K1 का वैल्यू दे रखा है बराबर, ये देखिए R की वैल्यू 8.314 रखेंगे और T2 और T1 की वैल्यू रख करके इसको कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त 3.5। अब 3.5 का हम लॉगरिथम log निकाल लेते हैं, 0.544 आता है, बट ये बट ये हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, हल करते हैं, फिर आगे तिरिये गुणा करके टोटल वैल्यू हम देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, 1823 जूल पर मोल। अब ग का देखिए पूछ रहा संक्रमण धातुओं के परमाणविक और आयनिक आकारों में परिवर्तन और आयनन एंथैल्पी के बारे में बताना था। देखिए जो संक्रमण तत्व होते हैं यानी कि डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जब हम लोग आवर्त सारणी में टॉप टू बॉटम नीचे की तरफ डाउन द ग्रुप जाते हैं, 3D से 4D श्रेणी में जाते हैं तो साइज क्या होती है, बढ़ती जाती है। परंतु जैसे ही 4D से हम 5D सीरीज में जाते हैं तो वहाँ पे जो आकार होता है वो सेम रहता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि वहाँ पे लेंथेनाइड आकुंचन प्रारंभ हो जाता है, जिसके वजह से साइज में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता। वही आयनन एंथैल्पी की बात करा तो आयनन एंथैल्पी जो होता है ना, आयनन एंथैल्पी प्रोपोर्शनल टू दी 1 बाई साइज के होता है। यानी कि जब आकार बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी कम होगी, जब आकार घटेगा तो आयनन एंथैल्पी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अब अगला क्वेश्चन है, उपसंयोजन यौगिकों के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या करना है।
क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पूछ रहा था इसमें। तो इसमें क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थियरी में यह एक जो है ना स्थिर वैद्युत मॉडल को शो करता है, स्थिर वैद्युत मॉडल को प्रदर्शित करता है जो धातु तथा लिगेंडों के बीच बंध की प्रकृति को दर्शाता है, जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत होता है। और इसमें क्या होता है कि यह जो है ना उपसंयोजक यौगिकों के चुंबकीय गुण को व्यक्त करता है, उसके रंग को भी व्यक्त करता है, उसके स्थायित्व के बारे में भी ये बता देता है। अब ये देखिए क्वेश्चन 6वां का पराशर दाब की व्याख्या कीजिए, इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये पूछ रहा था। तो पराशर दाब क्या होता है, जैसे झिल्ली में से हम क्या करते हैं, झिल्ली में से विलायक का जो अणु होते हैं विलयन की तरफ जाते हैं, विलायक के अणु विलयन की तरफ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, विलयन पर दाब डाल करके जो है ना विलायक के प्रवाह को रोक सकते हैं। तो यह जो डाला गया दाब होता है ना, इसी को हम लोग पराशर दाब बोलते हैं। और पाई या पी बराबर CRT होता है पराशर दाब। अब इसको P बराबर CRT से व्यक्त कर सकते हैं, या P भी बराबर NRT भी शो करते हैं हम लोग। C बराबर N/V होता है, C बराबर N/V होता है। तो N/V रखते हैं इंटू R/T। अब N क्या होता है, N बराबर W/M होता है, N बराबर W/M होता है। यही जो मोलर पूछ रहा था, मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है यही। अब हम इसी का क्या करते हैं, सिंपली तिर्यक गुणा करते हैं, यहाँ एक लिख करके तिर्यक गुणा करने पर ये फार्मूला हमें मोलर सांद्रता का प्राप्त हो जाता है। अब ये देखिए अथवा वाला, ये भी न्यूमेरिकल सवाल दिया है आपका, जो है ना एक ठोस के 1.26 ग्राम 200 घन सेंटीमीटर जली विलयन में घोला गया। तो W की वैल्यू यहाँ पर दे दिया है और 200 घन सेंटीमीटर यहाँ पर पूछ रहा है, तो आयतन दे दिया है और 300 केल्विन यानी कि ताप भी T की वैल्यू दे दिया, पराशर दाब P भी दे दिया है, मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, P बराबर या पाई बराबर CRT, C बराबर N/V। सिंपली ये जो फार्मूला होता है P बराबर CRT यानी C बराबर होता है N/V। अब इसमें सिंपली हम क्या रखते हैं, पराशर दाब की वैल्यू 2.57 गुणित 10⁻³ दिया है, बराबर N बराबर क्या होता है W/M, W की वैल्यू 1.26 दिया है, M की वैल्यू पूछा जा रहा है हम मोलर द्रव्यमान, इंटू आयतन 0.2 दिया है, बट इंटू ऊपर क्या होता है R की वैल्यू 0.0821 रखेंगे, T की वैल्यू 300, सब आपस में तिर्यक गुणा करेंगे, M की वैल्यू निकालें और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6वां का ख देखिए, कार्बोक्जिलिक अम्लों के स्थिरीकरण की डिफिनीशन पूछ रहा था, मैकेनिज्म बेंजोइक अम्ल के हैलोजन था नाइट्रिक करण की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। ये अपने चैनल पर हमने कवर किया है। इसके साथ ही ये अथवा कुछ अभिक्रियाएं आपसे पूछा जा रहा था, इसको कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 7वां का आया हुआ है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डाइजोनियम साल्ट का किस प्रकार से निर्माण करते हैं, कुछ 4 रासायनिक समीकरण अथवा एमीन का निर्माण पूछ रहा था, 5 अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण भी दे रहा था। और क्या होता है जब डी ग्लूकोज से हम लोग यानी कि ग्लूकोज की संरचना पर अभिक्रिया कराते हैं, HI का और ब्रोमीन का, ऑक्सीजन का, NH2 हाइड्रोक्सिलेमीन का कराते हैं और HNO3 और HCN का, अथवा यहाँ पर प्रोटीन का विकृतीकरण और नाइट्रिक अम्ल आया था। सो वेरी वेरी थैंक्स।